हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 जिसका 10वां चैप्टर चल रहा है बेटा, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब विविध प्रश्नावली करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्स वाई तल में कोई एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात करना। ये एक्स वाई तल हो गया, ये एक्स अक्ष धनात्मक दिशा एक्स डैश, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा ये वाई, और ये वाई डैश, ये धनात्मक है ये ऊपर वाली, और ये ऋणात्मक, ये मूल बिंदु ओ। इस एक्स वाई प्लेन में कोई बिंदु पी लिया, पी को ओ से मिलाया, मूल बिंदु ओ से, और ये जो ओ पी है, ओ पी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बेटा कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री कोण बना रही है। अब पी से इस एक्स अक्ष पर एक लंब डाल दिया है पी एन, और यहां से हमने क्या प्राप्त किया है कि जो एक्स अक्ष की दिशा में है, एक्स अक्ष के अलोंग जो होगा या एक्स अक्ष के जो अनुदिश होगा वो आई कैप होगा, और ये वाई अक्ष के समांतर है या अनुदिश है, तो इसमें बेटा ये जे कैप होगा। ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया। यहाँ क्या है? एक्स ओ पी, देखना एक्स ओ पी बोले या एन ओ पी बोले तो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। सदिश ओ पी के अंत बिंदु ओ पी के अंत बिंदु पी से एक्स अक्ष पर पी एन लंब डाला है, तो समकोण त्रिभुज ओ एन पी में देखना, ओ एन पी में क्या हो जाएगा? ओ एन पी में बेटा आधार और कर्ण में संबंध देखो। पहले आधार और कर्ण में संबंध क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो क्या आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है लाल बट्टे कक्का, या इंग्लिश में वैसे बोलते हैं P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये कर्ण और ये बेस, या लाल बट्टे कक्का बोल ले, या पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसका मतलब कॉस का रिलेशन देखना है, ये साइन का रिलेशन होता है, और ये कॉस का रिलेशन क्या होता है बेटा? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है बेटा इसमें? ओ एन, बट्टे कर्ण क्या है? ओ पी। ठीक है, तो cos 30 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? आधार कितना? ओ एन, बट्टे कर्ण क्या है? ओपी। वेक्टर ओपी का जो मॉडुलस है वो 1 यूनिट आएगा, क्योंकि ये जो ओपी है हमने बेटा एक मात्रक सदिश लिया है, मतलब इसका परिमाण जो है 1 यूनिट है। तो ओ एन ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो cos 30 बराबर कितना हो जाएगा? ओ एन बट्टे 1, क्योंकि ओपी क्या है? इकाई सदस्य या मात्रक सदस्य है। तो ओ एन बराबर कितना हो जाएगा? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं सभी, √3/2। अब पुनः इसी त्रिभुज में लिया है, अब की बार तो क्या निकाल लिया हमने? ओ एन। अब की बार हम पी एन और निकाल दें, पी एन और निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज ओ एन पी में, समकोण त्रिभुज ओ एन पी में क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज ओ एन पी में हो जाएगा। देखना आप लंब और कर्ण में संबंध, लंब और कर्ण में बेटा साइन का होता है, तो साइन 30 बराबर लंब एन पी बट्टे कर्ण ओ पी। एन पी जैसा ऐसा रहने ओ पी की वैल्यू 1 है, क्योंकि ओ पी क्या है? एक मात्रक सदिश है। तो एन पी बराबर कितना हो जाएगा? साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2। अब हमें निकालना है कितना? ओ पी निकालना है। वेक्टर ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? देखना यहाँ से वेक्टर ओ पी बराबर त्रिभुज नियम लगाए हम यहाँ, वेक्टर ओ पी बराबर हो जाएगा बेटा वेक्टर ओ एन प्लस एन पी। ठीक है, अब यही किया है हमने, वेक्टर ओ पी बराबर ओ एन प्लस एन पी, या वेक्टर ओ पी बराबर क्या लिख सकते हैं? ओ एन का मॉडुलस इंटू आई कैप, क्योंकि हम मात्रक सदिश निकाल रहे हैं, एक वेक्टर पोजीशन में ला रहे हैं। ये तो कौन सी में? ये तो यहाँ त्रिभुज नियम लगा दिया है हमने केवल। तो ओ पी बराबर कितना हो जाएगा? ओ एन का मॉडुलस इंटू आई कैप, क्योंकि ओ एन क्या है? एक्स अक्ष के अनुदिश है, और एन पी क्या है? वाई अक्ष के अनुदिश है, तो एन पी इंटू जे कैप। तो ओ पी बराबर ओ एन की वैल्यू कितनी आई थी? √3/2 आई कैप, प्लस एन पी की वैल्यू कितनी आई? यहाँ से देखो ये रही 1/2 जे कैप। अभिष्ट क्या है? एक मात्रक सदिश है। अब इसका परमाणु निकालना चाहें तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा? ओपी वेक्टर ओपी का मॉडुलस बराबर हो जाएगा √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। इसका परमाणु निकालना है, इसका परमाणु निकालेंगे तो परमाणु निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है? आई का कोफिशिएंट लो उसका स्क्वायर करो, जे का कोफिशिएंट लो उसका स्क्वायर करो, के का कोफिशिएंट लो उसका। लेकिन यहाँ के नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है। अगर एक्स वाई जेड प्लेन की बात करता तो यहाँ के भी आता। ठीक है, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, दोनों को जोड़ा 3/4 और 1/4 को 4/4 हो जाएगा। 4/4 का मतलब बेटा 1, और 1 का वर्गमूल 1 आएगा। समझ में आ गया? तो वेक्टर ओपी का जो मॉडुलस है कितना आ गया? 1 इकाई आ गया। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिंदु P और Q दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 z2। इनको मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण पूछ रहा है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है P और Q को मिलाने वाला सदिश के अदिश घटक ज्ञात करने हैं, मतलब i j k के कोफिशिएंट ज्ञात करने हैं और उसका परिमाण, परिमाण मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना। बड़ा सिंपल है, i का कोफिशिएंट लो उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट लो उसका स्क्वायर और k का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर। अब हम यहाँ एक कंडीशन मान के चलेंगे, माना मूल बिंदु O है, तब O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश वेक्टर OP बराबर कितना हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और Q का स्थिति सदिश वेक्टर OQ बराबर कितना हो जाएगा, P का तो स्थिति सदिश हो गया x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और Q का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अतः P तथा Q को मिलाने वाला सदिश क्या हो जाएगा, P और Q को, दोनों P और Q को मिलाने वाला स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर PQ। तो वेक्टर PQ निकालेंगे तो यहाँ स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, Q के स्थिति सदिश में से P के स्थिति सदिश को घटा देंगे। Q का स्थिति सदिश कितना है बेटा, OQ। P का स्थिति सदिश कितना है, OP। तो OQ माइनस OP, ये OQ की वैल्यू हो गई x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस OP की वैल्यू ये रही x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब i वाले को i में से घटाएंगे, j वाले को j में से और k वाले को k में से, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब PQ के अनुदेश बेटा, P वेक्टर PQ के जो अनुदेश उसके अदिश घटक आएंगे, अदिश मतलब i j k के कोफिशिएंट आएंगे, कितने आएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये इसके अदिश घटक हो गए। अब वेक्टर PQ को परिमाण निकालना है। वेक्टर PQ को परिमाण बराबर कितना हो जाएगा बेटा, वेक्टर PQ का मॉडुलस। वेक्टर PQ का मॉडुलस निकालेंगे तो इसका मॉडुलस निकालो, तो कितना हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का, सॉरी i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वेक्टर PQ का मॉडुलस बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, मॉडुलस, मॉडुलस में आएंगे ये, मॉडुलस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो वेक्टर PQ का मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा, i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस पर ध्यान देना, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा ध्यान देना। और ये जो वेक्टर अलजेब्रा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तभी ये 3D समझ में आएगी आपके में। 3D को मैं हाथ से ही लिख के कोशिश करूँगा सॉल्व करने की, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मुझे सॉल्व करके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फिर डेटा की प्रॉब्लम होती है, बस इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके भी पढ़ा सकता हूँ, फिर प्रॉब्लम आएगी, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है वीडियो का। ये कह रहा है एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। कोई लड़की है, वो पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। तो प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है। लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये बेटा x अक्ष, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये y की ऋणात्मक। अगर डायरेक्शन दर्शाएंगे तो बेटा ईस्ट हो जाएगी, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। समझ में आ गया। उसने कहा एक लड़की है पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। इसने क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में चलती है, तो बेटा ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से पश्चिम दिशा में चल रही है, तो पश्चिम दिशा तो इधर होगी, ये वेस्ट। और कितना किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर। मान के चले यहाँ से चली वो लड़की और यहाँ तक वो बिंदु P तक 4 किलोमीटर हो गया, तो 4 किलोमीटर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हमने फिक्स कर दिया। अब वो कह रहा है उसके पश्चात वह उत्तर से, उत्तर मतलब उसका मुंह अब किधर है, उत्तर की तरफ है, इधर की तरफ मुंह हो गया, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, 30 डिग्री पूर्व किधर जाएगी, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में। तो पूर्व तो इधर है, बैक इधर चलना पड़ेगा, ये उत्तर हो गया, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ ये है तो नॉर्थ ही ये होगा। अब इससे 30 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री का कोण बना दो, 30 डिग्री ऐसे, और पूर्व किधर है, इधर है, तो 30 डिग्री के पूर्व की तरफ इधर चलेगी वो, पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर ये हो गया, और रुक जाती है, यहाँ रुक गई वो लड़की। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है, लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये 30 डिग्री है, अब हमने क्या किया, Q से
ओ को मिला दिया और क्यू से इस पर लंब डाल दिए। क्यों डाले हैं ये लंब? क्योंकि उसने कहा है प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से इसका विस्थापन, प्रस्थान का प्रारंभिक बिंदु ये रहा, इससे ये विस्थापन ओ क्यू ज्ञात करना है। तो वेक्टर ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह वेक्टर ओ क्यू बराबर हो जाएगा बेटा कितना, वेक्टर ओ एल प्लस एल क्यू। समझ में आया? ओ एल प्लस एल क्यू, ओ क्यू बराबर हो जाएगा। ये टोटल 4 है, ये 3 किलोमीटर। जब ये 30 डिग्री दे रखा है और हमने इस पर ये लंब डाला, ये इस पर लंब होगा क्योंकि उत्तर दिशा है इसकी। ये जब लंब है तो बेटा ये 30 है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 90 होने के लिए 30 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ भी ये 90 होगा क्योंकि इस पर भी लंब डाला। अब इसमें बेटा एक बार ले लेंगे, एक बार तो आधार और इसमें कर्ण में संबंध, एक बार इस लंब और कर्ण में संबंध, वही प्रोसेस है सिंपल सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह बेटा ओपी बराबर कितना दिया है, देखो ओपी बराबर मतलब ओपी का जो परिमाण है बेटा 4 यूनिट है, और बेटा पी क्यू का कितना है 3 यूनिट है। अब समकोण त्रिभुज कौन से में लेके चले हैं हम, पी एल क्यू में। देखना पी एल क्यू ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ अलग डायग्राम बनाया मैंने समझाने के लिए। तो पी एल क्यू में लेके चलेंगे बेटा, आधार और कर्ण में संबंध देखे चलो पहले। कॉस 60 बराबर कितना हो जाएगा, आधार कितना है बेटा पी एल अपॉन कर्ण कितना है बेटा पी क्यू। तो कितना हो जाएगा, पी एल की वैल्यू निकालनी है हमको, बट पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 3। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 बराबर मॉडुलस ऑफ पी एल अपॉन 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ पी एल बराबर हो जाएगा 3/2। समझ आ गया? इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2 को 1.5। अब एक बार और ले लो, अब पी एल तो निकल गया, अब हमको एल क्यू और निकालना है। तो लंब और कर्ण में संबंध निकालो। तो साइन 60 बराबर लंब कितना है बेटा क्यू एल का मॉडुलस अपॉन कर्ण क्या है बेटा पी क्यू का मॉडुलस। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 बराबर क्यू एल की वैल्यू कितनी है बेटा ज्ञात करनी है। तो क्यू एल का मॉडुलस अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 3। इसका इससे क्रॉस हो गया, तो बेटा क्यू एल का मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा 3√3/2। तो क्यू एल की वैल्यू मिल गई और पी एल की वैल्यू मिल गई। समझ में आ गया? यहाँ और समझा देते हैं, हमने यही किया है। त्रिभुज पी एल क्यू में कॉस 60 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बेटा पी एल का मॉडुलस अपॉन पी क्यू का मॉडुलस। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 बराबर मॉडुलस ऑफ पी एल अपॉन 3 को इधर भेज दिया क्योंकि क्रॉस कर दिया हमने, या ऐसे लिख सकते ट्रांसफर कर ले गए हैं भाग में, इधर ले जाएंगे तो गुणा में। तो पी एल बराबर कितना हो जाएगा 3/2 या 1.5, और ओ एल बराबर कितना हो जाएगा बेटा ओ पी माइनस पी एल। देखना ओ एल बराबर, ओ एल देखो इसे निकालना है, इसे केवल इसे निकालना है ओ एल को। तो ओ एल का मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा, मॉडुलस इस वजह से लगा रहे हैं इसका परिमाण है, इसकी लंबाई है। तो ओ एल बराबर कितना हो जाएगा बेटा ओ पी में से पी एल को घटा देना है। तो ओ पी टोटल उसमें से पी एल को घटा दो। ठीक है, तो ओ पी माइनस पी एल, तो ओ एल बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 मतलब 5/2। अब पुनः समकोण त्रिभुज पी एल क्यू में लेके चले, पी एल क्यू में कितना हो जाएगा बेटा साइन 60 बराबर आधार लंब कितना है क्यू एल बट्टे कर्ण कितना है बेटा पी क्यू। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर क्यू एल का मॉडुलस अपॉन 3। तो क्यू एल बराबर कितना हो जाएगा 3√3/2। अतः ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ओ क्यू बराबर बताया था हमने, देखो यहाँ ओ क्यू बराबर त्रिभुज ने हम लगा दिया बस। ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ एल प्लस एल क्यू। ठीक है, तो यही किया है ओ क्यू बराबर ओ एल प्लस एल क्यू। तो ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा ओ एल का मॉडुलस इंटू आई कैप प्लस एल क्यू का मॉडुलस इंटू जे कैप। और ओ क्यू बराबर ओ एल को नेगेटिव क्यों लिखा है बेटा, नेगेटिव इस वजह से लिखा है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ठीक है, तो माइनस के 5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर बी प्लस सी, तब क्या यह सत्य है कि वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर वेक्टर बी का मॉडुलस प्लस वेक्टर सी का मॉडुलस। तो अपने उत्तर की पुष्टि करनी है इसमें।
प्रश्न में क्या दे रखा है कि ए बराबर बी प्लस सी, तो वेक्टर ए बराबर बी प्लस सी, हमने दोनों का मॉडुलस लिया तो वो भी बराबर होगा, तो वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर वेक्टर बी प्लस सी का मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि इसने ये बराबर दिए तो इसके मॉडुलस भी बराबर रहे होंगे। जब मॉडुलस बराबर रहे होंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी का मॉडुलस और उसका स्क्वायर किया। आप जानते हैं सभी कि हमने बताया है कि बेटा वेक्टर ए का स्क्वायर दे रखा है, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए। तो ऐसे ही यहाँ वेक्टर बी प्लस सी, इसका मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस सी डॉट वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस सी डॉट वेक्टर बी प्लस सी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया है बेटा, यहाँ वितरण नियम, बी का पहले इसके साथ गुणा फिर सी का इसके साथ, तो बी डॉट बी प्लस सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, तो बी का बी के साथ डॉट किया तो बी डॉट बी, प्लस बी का सी के साथ डॉट किया तो बी डॉट सी, अब सी का बी के साथ डॉट किया तो सी डॉट बी, प्लस सी का सी के साथ डॉट किया तो सी डॉट सी। दोबारा बोले देता हूँ, बी का बी के साथ किया बी डॉट बी, बी का सी से किया बी डॉट सी, सी का बी से किया सी डॉट बी, प्लस सी का सी से किया तो सी डॉट सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हो कितना जाएगा बेटा, बी डॉट बी कितना हो जाएगा एक्चुअल में, देखो वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, ये बी डॉट सी बोले या सी डॉट बी बोले तो कितना हो जाएगा, बी डॉट सी बोले या सी डॉट बी बोले दोनों एक ही बात है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू बी डॉट सी प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, अभी बताया हमने मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बराबर कितना आया है, वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डॉट सी प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डॉट सी कितना हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी आप जानते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉडुलस ए बी मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी साइन कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, बी डॉट सी बराबर हो जाएगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू मॉडुलस सी इंटू कॉस थीटा। बी डॉट सी बराबर बताया मैंने, सी डॉट बी होता है क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बी डॉट बी बराबर बताया है, बी डॉट बी का मतलब मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और सी डॉट सी मतलब मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर, जहाँ बी तथा सी के बीच का कोण क्या है, थीटा। यहाँ इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। जब कब है, जब बी और सी का डॉट प्रोडक्ट किया है। अब यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेंगे दो, यदि थीटा बराबर जीरो, जब थीटा बराबर जीरो होगा तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा देखना है, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू सी। इसे क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b c, तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी उसका होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी की कंडीशन बन जाएगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी, जहाँ ए बी तथा सी क्या है, संरेख हैं। सॉरी एक चीज़ गलत बोल गया मैं, यहाँ बेटा ये होगा कि मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर जो दे रखा है इसके बराबर आ रहा है, जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी। यहाँ मैंने जो ये बोल गया हूँ, ये गलत बोल गया हूँ, दूसरी वाली कंडीशन के लिए, जब ए बी तथा सी कैसे हैं, संरेख। जब ए बी और सी संरेख होंगे तो इनके बीच में जो कोण होगा कितना होगा बेटा, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अतः cos जीरो नॉट इक्वल टू 1 होगा, नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे, जब इनके स्क्वायर ही बराबर नहीं है तो इनके स्क्वायर रूट भी बराबर नहीं होंगे। अतः ए बराबर बी प्लस सी, तो ये सत्य नहीं होगा। ठीक है, दोबारा और बता देता हूँ, जब ए बी तथा सी संरेख हैं, जब संरेख हैं तो थीटा जीरो के बराबर नहीं होगा, थीटा जीरो के बराबर नहीं होगा तो कॉस जीरो का मान भी 1 के बराबर नहीं होगा, या कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इनके स्क्वायर रूट भी इक्वल नहीं होंगे। अतः ए बराबर वेक्टर ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी के, तो मॉडुलस ऑफ ए बराबर मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी। अब क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है। x का मान ज्ञात करना है। इसका कहने का मतलब है ये जो वेक्टर दे रखा है ये एक मात्रक सदिश है, मतलब इसका परिमाण 1 के बराबर है। तो प्रश्न अनुसार x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है। जब मात्रक सदिश है तो इनका जो मॉडुलस आएगा वो 1 के बराबर होगा। तो एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप का मॉडुलस बराबर 1। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वही कंडीशन हो जाएगी, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और के का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अंडर रूट 3x स्क्वायर बराबर 1। देखना दोबारा, आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर बराबर 1। तो ये कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो अंडर रूट 3x स्क्वायर बराबर 1। और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 x बराबर प्लस माइनस 1 और x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है सदिश दे रखे हैं वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी बराबर दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। इनके परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई, मतलब इनका परिणामी निकालना है। परिणामी मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। तो माना वेक्टर ए और बी का परिणामी क्या मान लिया वेक्टर सी, तो वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। जोड़ो दोनों को, 2i कैप में एक आई कैप जोड़ा तो 3i कैप, 3j कैप प्लस के और 2j कैप माइनस के, तो कितना बचेगा j कैप। यहाँ के माइनस का है यहाँ के प्लस का है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो वेक्टर सी की वैल्यू कितनी होगी 3i कैप प्लस j कैप। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 3i कैप प्लस j कैप। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 10। अब वेक्टर सी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश क्या होता है बेटा ए कैप होता है, तो यहाँ वेक्टर सी के अनुदिश निकालना तो सी कैप हो जाएगा। सी कैप बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर सी बट्टे वेक्टर सी का मॉडुलस। वेक्टर सी बराबर कितना हो जाएगा सी कैप बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस जे कैप बट्टे वेक्टर सी का मॉडुलस, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 10। तो कितना हो जाएगा 3 बट्टे अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 10 जे कैप। तो सी कैप की वैल्यू आ गई। अतः वेक्टर सी के अनुदिश वह सदिश जिसका परिमाण 5 है वो निकालना है। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू सी कैप या 5 सी कैप। तो 5 इंटू सी कैप की वैल्यू कितनी है बेटा ये रही 3 बट्टे अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 10 जे कैप। ये इसका गुणा कर दिया, मान रख दिया इसका, 5 गुणा 3 से किया 5 दिया 15 बट्टे अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 5 का गुणा 1 से किया तो 5 बट्टे अंडर रूट 10 जे कैप। इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर सी बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, तो टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। दोबारा सुने, एक वेक्टर ए दे रखा है बी दे रखा है सी, हमें निकालना है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी। इसके समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, 2 का गुणा कर दो किसमें ए में, उसमें से बी को घटा दो प्लस 3 का गुणा सी में करके उसे जोड़ दो। जो वेक्टर आए उसे वेक्टर डी नाम दे देना, उसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना। मात्रक सदिश जब डी बराबर दे दिया सपोज दैट ऐसे वेक्टर डी बराबर कितना हो गया 2a माइनस बी प्लस 3c। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना मतलब डी कैप निकालना। डी कैप बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर डी बट्टे वेक्टर डी का मॉडुलस। कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व किया है मैं और बताता हूँ इसे, क्योंकि ए की वैल्यू दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी की दे रखी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, सी की दे रखी है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। तो हमें क्या निकालना है 2a माइनस बी प्लस 3c। तो 2a की वैल्यू रख दी माइनस बी की वैल्यू रख दी प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू रख दी। सॉल्व किया इसे तो क्या हो गया है, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस 3 का इससे मल्टीप्लाई किया 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 3k कैप। सॉल्व करेंगे 2i कैप प्लस के और 2i कैप माइनस के कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा 3i कैप 2j कैप प्लस के और बेटा 1j कैप प्लस का 2 और 1 3 और 3 ये
6 माइनस के हैं तो 3 प्लस के और 6 माइनस के तो माइनस के 3 जे कैप। अब यहाँ देखना 2 के कैप प्लस के और 3 के कैप माइनस के और 3 के कैप यहाँ प्लस के हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा प्लस के 2 के कैप। अब इसका मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस ऑफ 2a वेक्टर 2a माइनस वेक्टर b प्लस वेक्टर 3c बराबर कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2 के कैप। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 9 18 और 4 22, अंडर रूट 22 आ गया। अब वेक्टर या सदिश 2a माइनस बी प्लस 3c इसके समांतर या इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा वही बताया था। मान के चलो इसे वेक्टर डी दे दिया, तो वेक्टर डी कैप बराबर डी कैप बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर डी बट्टे वेक्टर डी का मॉडुलस। तो वेक्टर डी ये हो गया 2a माइनस बी प्लस 3c अपॉन डी का मॉडुलस मतलब इसी का मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू कितनी है 2a माइनस बी प्लस 3c की ये रही 3i माइनस 3j प्लस 2k, 3i माइनस 3j प्लस 2k। इसका मॉडुलस कितना है बेटा अंडर रूट 22 आ गया इसका आंसर। और चाहे तो सेपरेट भी लिख सकते हैं 3 बट्टे अंडर रूट 22 आई कैप माइनस 3 बट्टे अंडर रूट 22 जे कैप प्लस 2 बट्टे अंडर रूट 22 के कैप। समझ में आ गया। अब इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। ये कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु दे रखे हैं ए के कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 2 और माइनस 8, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 5 0 माइनस 2 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे 11 3 7। ये संरेख हैं। संरेख का मतलब क्या है, ये तीनों बिंदु ए बी सी एक ही लाइन पर होंगे। जब ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होंगे तो क्या होगा बेटा वेक्टर ए बी का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस, बी सी का मॉडुलस और वेक्टर सी ए का मॉडुलस, किन्हीं दो वेक्टर का जो मॉडुलस है 1 के बराबर आएगा, तब ये संरेख होंगे। और वेक्टर और बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो करते हैं इसे। माना मूल बिंदु ओ है, तब ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश इसका कितना हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये हो गया। बी का स्थिति सदिश 5 आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप, तो 0 इंटू जे कैप 0 ही रहेगा माइनस 2 के कैप, ठीक है। बी का स्थिति सदिश हो गया ओ बी। अब सी का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। सी का स्थिति सदिश कितना हो गया ओ सी बराबर 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब वेक्टर ए भी निकालना। वेक्टर ए भी क्या हो जाएगा बेटा बी के स्थिति सदिश में से ए की स्थिति सदिश घटा देना, तो बी का स्थिति सदिश ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5 आई कैप माइनस 2 के कैप, माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है बेटा आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। घटाओ 5 में से 1 गया तो 4 आई कैप। अब 2 इसमें जे तो है ही नहीं है, तो माइनस का गुणा माइनस से क्या प्लस 2 जे कैप, माइनस के 2 के कैप में और यहाँ माइनस गुणा माइनस से क्या प्लस, तो 8 में से 2 गए तो 6 के कैप। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ऐसे बी सी बराबर कितना हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, मतलब सी के स्थिति सदिश में से बी के स्थिति सदिश को घटा देना है। तो सी का स्थिति सदिश कितना 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस ओ बी की वैल्यू कितनी है 5 आई कैप माइनस 2 के कैप। 11 में से 5 गया तो 6, 3 में से 3 इधर जे है ही नहीं तो 3 जे जैसा ऐसा ही रहेगा 7 प्लस के और देखना माइनस का गुणा माइनस के प्लस, तो 7 और 2 9 के कैप हो गया। ए सी बराबर निकालना सी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को हटाओ, तो ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी की वैल्यू ये होगी 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। 11 में से 1 गया तो 10, 3 और ये माइनस का गुणा माइनस के प्लस 3 और 2 5, 7 और ये माइनस का गुणा माइनस के प्लस, तो 7 और 8 15 के कैप हो गया। अब बेटा वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकालो। ये रहा वेक्टर ए बी 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसका मॉडुलस निकालो, तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 और 16 56, 56 अंडर रूट में 56 हो गया। अंडर रूट 56 कितना हो गया निकाल सकते हैं 2 अंडर रूट 14 हो जाएगा, क्योंकि 56 का फैक्टर कर लेना आप सभी जानते हैं 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बी सी का मॉडुलस निकालना। बी सी का मॉडुलस मतलब वेक्टर बी सी की वैल्यू रख दी उसका मॉडुलस निकालना, तो 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 6 का 36, 3 का 9, 9 का 81, 81 9 90, 90 और 36 कितना हो गया 126, 126 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 14, क्योंकि 126 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 14 9 126, 14 गुणा 9
क्योंकि 14 है तो फिर परफेक्ट वैल्यू देगा नहीं, 9 जरूर परफेक्ट वैल्यू देगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 अंडर रूट 14 हो गया। ऐसे ही AC निकाला, वेक्टर AC का मॉडुलस निकाला तो कितना हो गया, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो इसका 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और 15 का स्क्वायर 225। 225 और 25 250 और 100 350। 350 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा, 14 गुणा 25 हो जाएंगे जो इसके फैक्टर आएंगे। 350 के 14 गुणा 25 करके देखना, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35। 350 के फैक्टर 14 गुणा 25, 14 तो परफेक्ट वैल्यू देगा नहीं, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 तो 5 अंडर रूट 14। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, देखो ये 2 अंडर रूट 14 है, ये 3 अंडर रूट 14 और ये 5 अंडर रूट 14। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, 2 अंडर रूट 14 प्लस 3 अंडर रूट 14 बराबर 5 अंडर रूट 14। अतः वेक्टर AB का मॉडुलस प्लस वेक्टर BC का मॉडुलस बराबर आ जाएगा वेक्टर AC के मॉडुलस के, या वेक्टर AC का मॉडुलस बराबर AB का मॉडुलस प्लस BC का मॉडुलस। ठीक है, ये कैसे हो गए, संरेख हो गए। मैंने यही तो बताया था, संरेख के लिए क्या होता है, किन्हीं दो वेक्टरों के परिमाणों का योग बराबर आएगा तीसरे वाले वेक्टर के। अब इनका अनुपात निकालना है। अतः बिंदु ABC कैसे हो गए, संरेख हो गए, संरेख हो गए। अब इनका परमाणु वो अनुपात निकालना, तो क्या किया हमने, ऐसे हैं ये ABC ऐसे तो होंगे ABC, तो AB निकाल दिया, BC निकाल दिया। तो AB का परमाणु और BC का परमाणु निकाल दो, दे रखे हैं हमें। तो AB का परमाणु बटे BC का परमाणु, 2 अंडर रूट 14 बटे 3 अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 से अंडर रूट 14 काट दिया, तो 2 बटे 3 आ गया, मतलब 2 अनुपात 3 आ गया। तो अतः बिंदु B AC को कितने अनुपात में विभाजित करता है, 2 अनुपात 3 के अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अगले जो क्वेश्चन है इसके बाद अगले वीडियोज में डालेंगे, इसके एग्जाम्पल भी डाल देंगे, मतलब 2 वीडियोज में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला जो चैप्टर होगा 3D ज्योमेट्री, उस पर अच्छे से फोकस देना है, इसका रिवीजन करते रहना है। ठीक है, धन्यवाद।